हेलो बच्चों, आज क्लास 12 का लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बेटा, अभी तक जो आपने क्षेत्र की बात की थी फिजिक्स में, तीन टाइप की फील्ड होती है। एक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। एक नई फील्ड आपको इंट्रोड्यूस होने जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और आज से लगभग 2-2.5 महीने बाद आप लोगों को एक और नई फील्ड इंट्रोड्यूस होगी, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा, अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ूं तो वो कहां जाएगी? अर्थ पर जाएगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन, जनरल सा क्वेश्चन पूछूं कि ये अर्थ पर क्यों गई, तो आपका एक लाइन का आंसर होगा सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसने आकर्षण बल का अनुभव किया। इसका मतलब यह मार्कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है। ध्यान सुनिए मेरी बात। यह मार्कर, इस मार्कर ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया, जिसके कारण ये अर्थ पर आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फोर्स से नीचे गया, तो आप कहेंगे F बराबर कैपिटल G M या ME अपान R स्क्वायर, जहां कैपिटल G नियतांक है, यह मार्कर का द्रव्यमान है, ME अर्थ का द्रव्यमान है, और R क्या है? मार्कर और अर्थ के बीच की दूरी। तो कहने का मतलब ये आपने ये बता दिया कि कितना। अब मैं इसी मार्कर को लेकर चलता चला जाऊं और एक समय ऐसा हो कि मतलब एक समय ऐसा है कि ये मार्कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाए, तो क्या ये मार्कर पृथ्वी पर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर हो चुका है, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो चुका है, जिसके कारण ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करता है। तो जनरल सी बात ये है कि फील्ड, जहां कहीं भी फिजिक्स में आपको फील्ड इंट्रोड्यूस हो, फील्ड आए, क्षेत्र आए, क्षेत्र का मतलब फोर्स से है। अगर जैसे ये मार्कर छोड़ने पर भी पृथ्वी पर आया, क्यों आया? तो आपने कहा गुरुत्वाकर्षण बल। अब अगर आपसे यही पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा कहां वाला जो आंसर है, वो आंसर गुरुत्वीय क्षेत्र, क्योंकि ये मार्कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है, इसलिए इसने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया। तो जनरल सी बात, क्षेत्र, हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, एक अपना क्षेत्र होता है। जिस क्षेत्र में ये गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक वही लॉजिक, वही सब कुछ हम वैद्युत क्षेत्र के लिए करें। बेटा, वैद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र कितना, और तीसरा आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे वैद्युत क्षेत्र कैसा। मतलब ये तीन जो क्वेश्चनेबल वर्ड है, उसका आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर से मेरी बात सुनिए। फिजिक्स में जब कभी भी फील्ड आए, फील्ड तीन टाइप के क्षेत्र हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपने एक क्षेत्र 11th में गुरुत्वीय क्षेत्र की स्टडी कर रखी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। जब चुंबकत्व की बात आएगी तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको जरा से भी कोई दिक्कत हो तो आप पहला लेक्चर देखिएगा। पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैग्नेटिज्म का पार्ट आता है। मैग्नेटिज्म का कहने का मतलब ये, वहां चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन हम करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों को मिला के। तो जनरल सी बात हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, कितनी। इसका आंसर मिलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे तो कितने का आंसर मिलेगा।
विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ लेंगे तो कैसा और क्या के लिए डिफिनेशन हो। चलो ठीक लगाइए, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया एक कोई आवेश है, इसके चारों तरफ अपना एक क्षेत्र होगा। कि मैंने कहा कि किसी भी चीज का अपना एक ऑरा होता है। अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र होगा, अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा, अगर वही आवेश मूव करने लगेगा तो उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अभी के लिए सुनो, मान लिया एक आवेश है और कोई एक दूसरा आवेश Q0 है। अब ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इस मान लो ये पॉइंट P और इस पॉइंट P पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है Q0। Q0 को परीक्षण आवेश कहते हैं, बाद में ये चीजें क्लियर होंगी। अच्छा आप जरा सी बात सोच के बताओ, ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दूर दूर करेंगे। अब जब प्रतिकर्षित करेंगे तो जाहिर सी बात है इस पे कितना फोर्स लगा, फोर्स लग रहा है। अगर मैं यही इसको उठा के यहाँ रख दूं, क्या फोर्स लगेगा? जी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में, सॉरी विद्युत क्षेत्र में यहाँ रख दूं लगेगा। अगर क्या मैं इस परीक्षण आवेश को यहाँ रख दूं, क्या कोई बल ये इस पे या ये इस पे बल लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। अगर मैं पूछूं क्यों नहीं लगा पाएगा, तो आपका आंसर होगा क्योंकि यह आवेश इसके परीक्षण आवेश इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आने के बाद कोई परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से मेरे पास में पर फिर से रिपीट करें ताकि दिक्कत ना आए। सुनो, मान लिया ये चार्ज है, आवेश है प्लस Q, इसके चारों तरफ इसकी अपनी फील्ड होगी जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो वो जानना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अब सुनो, मान लिया यहाँ पे माइनस Q0 चार्ज है, बताओ ये क्या करेगा? यह आवेश इसको आकर्षित करेगा, ये इधर आएगा। अगर मैं इसी को उठा के यहाँ रख दूं तो क्या ये इसको आकर्षित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैं पूछूं क्यों नहीं कर पाया, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि यह आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, इसलिए इसने इसको आकर्षित नहीं किया। तो वैद्युत क्षेत्र है क्या? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आने के पश्चात कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? फिर सुनो, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आने के पश्चात कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र। अब मैंने कहा था पहले ही 3 क्वेश्चनेबल वर्ड का आंसर जानने का प्रयास करेंगे, क्या, कितना और कैसा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा। इसके लिए आंसर लगाइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। चलो इसके बारे में पॉइंट नंबर 1, ये होता क्या है, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। दूसरा पॉइंट, यह सदिश राशि, कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसे वेक्टर ई से प्रदर्शित से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब डिफिनीशन दो। मान लो कोई चार्ज है और यहां कोई परीक्षण आवेश की जरूरत है। परीक्षण आवेश कहने का मतलब ये वो वाला चार्ज जिसपे आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि फोर्स कितना लगा। परीक्षण आवेश का मतलब, परीक्षण का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग। तो टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश वो वाला चार्ज है जिसपे आप फोर्स का अनुभव करना चाहते हैं, जिसपे आप ये जानना चाहते हैं कितना फोर्स लगा। सुनिए, एक आवेश, उसके चारों तरफ का उसका वैद्युत क्षेत्र, यहाँ कोई पॉइंट ई और इस पर है चार्ज कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्लस क्यू है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, तो जाहिर सी बात है ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो किसी न किसी फोर्स से करेगा। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से सुने, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पॉइंट नंबर 4, चाहो तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैपिटल वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू। चलिए ई का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन, तो ऐसे बल का मात्रक अपान आवेश का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? एसआई सिस्टम में न्यूटन अपान आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलो पॉइंट नंबर आगे वाला 5वां, वैद्युत क्षेत्र की बीमा डायमेंशन। देखो एफ की बीमा डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन अपान चार्ज की डायमेंशन। एफ की बीमा क्या होती है?
यम यल टी पावर -2 अपान क्यू की बीमा क्या होती बता रखा है आपको, ए टी। ये कितना हो जाएगा, एम एल टी पावर -3 ए पावर -1। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मूल मात्रकों के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बोलो, ध्यान से देखना, मूल मात्रक के पदों में बताना फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में। यम का मात्रक क्या होता है, केजी। एल फॉर मीटर, टी फॉर सेकेंड की पावर -3, ए फॉर एम्पियर, एम्पियर यूनिवर्स। ये जो मात्रक हमने लिखा है वो मूल मात्रकों के पदों में, जैसे क्वेश्चन आए मूल मात्रकों के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए तो किग्रा, मीटर, सेकंड के घाते -3, एम्पियर के घाते -1। वीडियो पॉज करके वेट करिए। अब पूरी चीज एक एक करके अब कहना शुरू करें। अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी चीज आपने कहा, डिफिनीशन दी, कहा कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आपने मात्रक बताया, आपने कहा कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, बीमा आपने निकाल ली है। अब हमें ये जानना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी, फिर लगाइएगा, टॉपिक में लिखवाया है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश है, उससे आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। बहुत आसान है, सुनो। मान लिया एक बिंदु आवेश, इससे आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है। फिर समझिए, माना एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू है, जिससे आर दूरी पर स्थित एक पॉइंट पी है, जिस पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना। और यही एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा, बोलो, और उसी पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा। अगर आप वर्डिंग करना चाहें तो कर लें। माना एक कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P, इस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ये हमारा मोटो या पर्पस है। सुने, एक बिंदु आवेश था प्लस क्यू, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट बी है जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, आगे चलना है। अब इसी के आगे इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना, यह बराबर, बताओ कूलॉम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q इंटू Q0 अपान बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी कितनी, आर का स्क्वायर। आप जानते हो वी नो दैट, हमको चाहिए क्या, ई चाहिए ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वी नो दैट क्या, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपान Q0। एफ की वैल्यू बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान आर स्क्वायर अपान Q0। ये Q0 से कैंसिल, ई बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, मतलब आवेश के अनुक्रमानुपाती, आवेश की दर जितनी ज्यादा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मींस दूरी जितनी ज्यादा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे नोट करिए। चलिए अब पूरी चीज एक एक करके लिंक करते हैं, उसके बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें आने के बाद कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। दूसरा पॉइंट हमने ये जानना शुरू किया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट आपने कहा, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने कहा मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम और इसकी सीमा होती है mL/-3 A/-1। फिर आपने कहा कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान आर स्क्वायर, सॉरी Q अपान आर स्क्वायर। अब हेडिंग लगाइए। अब मैंने पहले कहा था तीन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, क्या, कितना। अब बात आएगी कैसा। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज से 2 साल पहले हाई स्कूल में आपने चुंबकीय बल रेखा पढ़ा था। आपने कहा था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है, क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखा। अब बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सुनो मेरी बात ध्यान से। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, पहली चीज तो ये काल्पनिक होती है, इमेजिनरी है, दिखती नहीं है, कल्पना में है। दूसरी चीज ये निष्कोण होती है। निष्कोण का मतलब क्या, एक ऐसा कर्व बनेगा जिसमें कोई एंगल नहीं होगा, कोई कोण नहीं होगा। जैसे कौन कौन सा हो सकता है, परवलय हो सकता है, सर्किल हो सकता है, क्या इसमें कोई कोण है, त्रिभुज हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंगल है। काल्पनिक होना चाहिए, निष्कोण होना चाहिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में
खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर धनावेश गतिशील होता है, जिस पर धनावेश क्या होता है, गतिशील होता है, क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं। फिर से मेरी बात है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर धनावेश गतिशील होता है, क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। पहली बार वैद्युत बल रेखाओं में निष्कोण होना चाहिए, कोई एंगल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज काल्पनिक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनेशन में है, ये चीज ध्यान रहे। अब अगली घड़ी लगाइए, वैद्युत बल रेखाओं की गुण, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, बेटा दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती है, इसका आंसर क्या, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करेगी, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, दूसरी ऐसे है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा वैद्युत बल रेखाएं कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और अगर काटेंगी तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। अरे देखो ना, एक इधर है एक इधर है, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन थोड़ी ना होगी। फिर से मेरी बात सुनो, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र स्वयं वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर राशि अगर एक दूसरे को दो वेक्टर अगर एक दूसरे को काटेंगे तो उनकी दो डायरेक्शन होंगी, और ऐसा होना संभव नहीं है। पहला पॉइंट ये हो जाना चाहिए, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अगर प्रतिच्छेदित करेंगी तो दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। पॉइंट नंबर 2, बेटा समांतर बल रेखाएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बार बार आएगा। समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इस लाइन का मतलब समझो, समांतर वैद्युत बल रेखाएं कैसा वैद्युत क्षेत्र दिखाते हैं, एक समान रेखा। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसी वैद्युत बल रेखाएं आपको मिलती हैं, इसका मतलब ये है कि चाहे चाहे जहां भी आप परीक्षण आवेश रखोगे, इस पर लगने वाला जो बल है वो समान लगेगा। जहां भी उतना ही फोर्स वहां भी, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या, उनकी तीव्रताएं समान होंगी। तीव्रताएं समान होने का मतलब F1:0 का अनुपात हमेशा नियत रहेगा। ऐसी चुंबकीय बल रेखाओं में, समांतर चुंबकीय बल रेखाओं में तो क्लियर हो जाना चाहिए, प्रतिच्छेदित कभी नहीं करेंगे। समांतर वैद्युत बल रेखा अगर आपको मिल रही है तो इस ध्यान में इसको रख लीजिए कि समांतर वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब सुनो पॉइंट नंबर 3, नोट करें। यदि दो विपरीत आवेश हो, यदि दो विपरीत आवेश हो तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब समझो, इसका आंसर लास्ट में पता चल जाएगा जब डायरेक्शन धनावेश से चलकर कहां खत्म होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब समझो,
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो धनावेश के चलने की होती है, बस इसको लास्ट में बताऊंगा जब डायरेक्शन निकालने के लिए। सुनो, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ एक कोई प्लस क्यू चार्ज रखूं, ये इसको डिफिनेशन याद करो, आपने यही तो कहा कि वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर धनावेश चलता है, धनावेश के चलने की दिशा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो लास्ट बताऊंगा। अभी डिफिनेशन से चलो, अगर मैं यहाँ कोई Q0 आवेश रखूं प्लस, तो ये क्या करेगा, ये आवेश इसको धकेलेगा और ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो कहां से चलती है, धनावेश से चलती है और कहां समाप्त होती है, ऋणावेश पर। सेम चीज यहाँ भी, धनावेश से चलती है और कहां समाप्त होती है, ऋणावेश। मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। प्लस क्यू, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हो तो धनावेश से चलकर वैद्युत रेखाएं कहां समाप्त होती हैं, माइनस चार्ज पर। कितना नोट करें, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए एक बार फिर से। वैद्युत रेखाएं क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कौन चलता है, धनावेश चलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये डेफिनेशन, आपने कहा कि दो वैद्युत रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करेंगी, अगर प्रतिच्छेदित करेंगी तो दो डायरेक्शन होंगी जो कि असंभव है। फिर इसके बाद आपने कहा कि समांतर बल रेखाएं, समांतर वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। फिर तीसरा पॉइंट आपने कहा कि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश अगर रखे हुए दूसरे से कुछ दूरी पर, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर कहां समाप्त होती है, ऋणावेश। अब चौथा पॉइंट जो आप कहोगे, अगर दो समान प्रकृति के आवेश रखें, दो समान प्रकृति के आवेश हो तो क्या उनका जो मध्य बिंदु है वो उदासीन होता है। क्यों होता है, सुनो, जहां पर अगर मैं प्लस क्यू जीरो चार्ज रखूंगा, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, तो ये हिलेगा कहाँ, हिलेगा क्या, नहीं। तो कहने का मतलब समान प्रकृति के आवेश हो तो मध्य बिंदु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब वहां कोई उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उस पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। अच्छा, मान लो पांचों पॉइंट, अगर कोई चार्ज रखा हो प्लस क्यू और यहां मैं प्लस, धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखा होगी वो कहां से कहां तक होगी, यहां से शुरू होकर कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ करके कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। माइनस चार्ज के कारण बताओ, आनंद से प्रारंभ करके कहां तक आ सकती है, आवेश तक आ सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। 5-6 पॉइंट हुए हैं, एक पॉइंट अगर आप क्लियर करेंगे हो जाएगा। फिर से सुनो, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हों तो धनावेश से चलकर कहां समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर। दो समान प्रकृति के समान प्रकृति के चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो उनका मध्य बिंदु उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब वहां पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत बल रेखाएं आवेश से प्रारंभ करके अनंत तक जाती हैं। क्यों अनंत तक जाती है, उसका मैंने आपको बताया। ये देखो प्लस क्यू, अगर मैं यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखूँ तो बताओ, ये इसको धकेलेगा तो इधर प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित यहाँ से प्रारंभ करेगी और कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। और माइनस के कारण ये अट्रैक्ट करेगी, अनंत से शुरू करके कहाँ तक आ सकती है, आवेश तक आ सकती है। बात क्लियर हो गई होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसका आपको यूज करना होगा और बहुत ज्यादा करना होगा, इसीलिए इसको अलग से बता रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अगर निकालने आ गया तो बेटा चीजें आसान हो जाएंगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा सुनो, पॉजिटिव चार्ज की चलने की दिशा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा वही पॉजिटिव मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक, मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, कुछ मत करना, एक प्लस क्यू जीरो चार्ज रख देना, प्लस क्यू जीरो चार्ज। अब सोच के बताओ, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर। कुछ समझ में आ गया? अगर मैं कहूं ये माइनस क्यू चार्ज, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, इस पॉइंट पर बताओ क्या रखेंगे? प्लस क्यू जीरो चार्ज रखेंगे। अब बताओ ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। कुछ नहीं। मान लो अगर मैं यहाँ पूछता कि इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, चलो बताओ। अगर आप ध्यान दोगे कि ये माइनस क्यू यहाँ पे रखे, प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कोई दिक्कत? मैं अगर इसी चार्ज के कारण मैं यहाँ पूछूं कि भैया यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्शन बताओ क्या होगा? प्लस क्यू जीरो चार्ज रखा, अब धनावेश रख देना। धनावेश रखना नहीं है, बस इमेजिन करना। मैंने पहले ही कहा था कि इमेजिनेशन है। यहाँ पे क्या रखोगे? प्लस क्यू जीरो चार्ज। अब प्लस क्यू जीरो चार्ज रखोगे तो आप सोच के देखो, माइनस क्यू क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये किसकी दिशा होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जहां कहीं भी आपको निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, एक जनरल एग्जांपल, मान लो दो प्लेटें, एक है प्लस, एक है धनावेशी, दूसरी है ऋणावेशी। मैं आपसे कहूंगी इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्लेट के कारण बताओ, चलो बताओ क्या होगा? पॉइंट ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस की जीरो चार्ज रखोगे तो ये इसको क्या करेगा? इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो समझ में आ गई मेरी बात? अगर इस प्लेट के कारण मैं अगर पूछता इस पॉइंट पर, तब मान लो इसके कारण E1 है और इसके कारण E2 है, इस पॉइंट बीच में निकालना है। E1 बताओ, यहाँ प्लस की चार्ज रखा, ये प्लेट इसको क्या करेगी? रिपेल करे। E1। E2 बताओ, यहाँ प्लस की जीरो चार्ज रखा, E2 भी उसी डायरेक्शन में, अगर परिणामी निकालना होगा तो जोड़ दीजिए। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल, बस दिमाग में ये रखना जिस किसी भी पॉइंट पर निकालना है आपको, उस पर प्लस क्यू चार्ज कोई धनावेश की कल्पना करिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अपने आप आ जाएगी। तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत आसान टॉपिक था। वैद्युत क्षेत्र क्या? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्पूर्ण वक्र जिस पर क्या चलता है? धनावेश चला करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर प्रतिच्छेदित करेंगी तो दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। दूसरा पॉइंट आपने ये बताया कि समांतर वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का मतलब क्या है? उस क्षेत्र में हर जगह एक समान वैद्युत बल कार्य करेगा। फिर आपने कहा कि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हों तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। दो समान प्रकृति के चार्ज अगर रखे हों एक दूसरे से कुछ दूरी पर तो मध्य बिंदु उदासीन होता है। उदासीन बिंदु कहने का मतलब उस पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। फिर इसके बाद आपने बताया कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आवेश से शुरू कर अनंत तक जाती हैं। माइनस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ करती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं? माइनस चार्ज पर। फिर इसके बाद आपने क्षेत्र की दिशा निकालना सीखा। क्षेत्र की दिशा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिस किसी भी पॉइंट पर आपको क्षेत्र की दिशा निकालनी हो वहां आप कोई धनावेश की कल्पना करिए, जिधर धनावेश भागेगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब आगे का जो है उत्तर,